ओके बेटा, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर खत्म कर लिया था और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जो यहाँ तक बोर्ड में लिखा है क्योंकि सब 10th की बातें हैं, इसलिए फटाफट लिखा है। इसके आगे की भी बिल्कुल 10th की बातें हैं। जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी बैलेंसिंग, आज हम लोग खत्म करके चलेंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। स्टार्ट करने से पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन 10th की वही याद है ना, A + B गिव्स C। तो बिल्कुल वही है, देखो A + B गिव्स C। यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये जो नंबर ऊपर लिखे गए हैं बेटा, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक दो की मैं लिख के दिखा दूंगा, फिर मैंने आगे खुद ही लिखना बंद कर दिया क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ तो समा बांध दिया था, मैंने लिख ही रहा था। फिर मैंने कहा था बच्चों को आता ही होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एक दो के बताया था। कार्बन का नेगेटिव स्टेट 0, ऑक्सीजन का नेगेटिव स्टेट 0, फिर कार्बन का ऑक्सीजन का -2 मान के चलते हैं। x -2 × 2 = 0, तो x -4 = 0, x = 4, कार्बन का 4। ऐसे ही करते करते हम लोगों ने सब चीज के निकाले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए कंपलसरी है कि एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन, एक स्पीशीज का रिडक्शन, अगर दोनों ही चीज हो रही है तो रिएक्शन आपके पास क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर भी हमें ये चीज देखने को मिल रहा है। देखो बेटा, यहाँ पर कार्बन 0 से 4 में गया, ऑक्सीजन 0 से -2 में गया। कार्बन का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है 0 से 4, तो ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन का 0 से -2, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन ये, रिडक्शन ये, यानी कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे अगला Mg 0 से +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन 0 से -3, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे कंबशन रिएक्शन है, मीथेन की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो CO2 और H2O करके देख लेना। यहाँ पे भी हमारे पास -4 से जाएगा और यहाँ पे +4 आ जाएगा। तो कार्बन का भाई 1 हाइड्रोजन का होता है, तो x + 4 = 0, x = -4, इसका 0 है, यहाँ पे इसका -2 आ जाएगा, 0 से -2। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जब एक ही स्पीशीज हमारे पास एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं बेटा, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और ये किस टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो A + B गिव्स C, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ C देगा, ये भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्योंकि C + D भी दे सकता है यार, कंबाइन होकर चीजें दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि A + B में एक ही प्रोडक्ट है, ये कभी जरूरी नहीं है। A + B गिव्स C + D रिएक्शन जब आ रही है कंबाइन होने के बाद आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिकम्पोजिशन, यहाँ पे क्या चीज है, कंबाइन है, उसमें आप कुछ ना कुछ दे रहे हो और उसे आप तोड़ रहे हो। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल को आपने हीट किया तो H2 और O2 में टूटा। अब देखो क्या हो रहा है रिएक्शन में, H2 +1 में था, ऑक्सीजन -2 में था, 0 और 0। हाइड्रोजन +1 से 0 में गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन -2 से 0 में गया है, इंक्रीज हुआ है, -2 से 0 में गया है ना, तो इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसका क्या हो गया हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर भी देखिए Na+1 से 0 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, KClO3, KCl + O2 डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। जब कोई एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा पीस से टूट रहा है, वो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारे पास आती है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए बेटा CaCO3, यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा, स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क मतलब कुछ आपको चीज मिलने वाली है नहीं बेटा। CaCO3 में यहाँ पर Ca को देखो, O को देखो और CO2 को देखो, और यहाँ पर भी सबको देखो। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर भी +2, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, कार्बन का यहाँ +4, यहाँ पर हमारे पास कार्बन का +2। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो दिखने में हो सकता है आपको रेडॉक्स लग रही हो, लेकिन ये रेडॉक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पीशीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन गई ही नहीं है। इसका मतलब ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। परफेक्ट, आगे चलते हैं, अभी शोर बचाना इससे बात इस पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसमें हमारे पास दो टाइप की है। मेटल डिस्प्लेसमेंट, अभी जो पिछली क्लास में पढ़ी थी, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर 0 में आ गया, ZnSO4 कल ही पढ़ी थी हम लोगों ने। वेडियम पेंटाऑक्साइड, वेडियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, देखिए दो फॉर्म में आता है, O3O5, ये क्लास 12 में पढ़ लेंगे हम लोग जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए V2O5, यहाँ पे +5 -2 में था, यहाँ पे 0 पे पहुंच गया। ऐसे आप कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे Ca +2 में, ऑक्सीजन -2 में, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे 0 में, वही सारी चीज कहानी है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मेटल डिस्प्लेस यानी कि मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, तो दिखाना आपने यहाँ से SO4 हटा दिया, Zn आ गया, तो Zn ने डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल को डिस्प्लेस किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी रिएक्शन हमारे पास वही है। TiCl4 Mg के साथ रिएक्ट कराओगे तो टाइटेनियम अलग आ गया, और Mg इसको उड़ा के चला जाएगा टाइटेनियम को, और Mg खुद जाके बैठ जाएगा। और ये चीज तब आप जानते ही हो ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे काम करती है ना। आइडा एकर कॉलिंग अ स्मार्ट गाय, हाँ जी वही वाली जो गाय है, उस गाय का ध्यान रखें।
यहाँ पर देखो बेटा फटाफट से, कुछ भी खास नहीं हो रहा है। Cr2O3 वही रिएक्शन है यार, बैलेंस बैलेंस कर लेना। Al बैलेंस तो कर ही दिए, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 से +3 में पहुंच गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो कहानी का क्या मतलब है कि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो मेटल होगा वो हमारे पास क्या कर देगा, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। क्लास 10th में पढ़ी थी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी है हमारे पास नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेजरली जो चीज डिस्प्लेस होती है वो हाइड्रोजन मेजरली, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन भी डिस्प्लेस हो जाती है। वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिखी है, इसके बाद आएगी। इसके बाद जो आप नोट करोगे मैं इसके बाद आपको टाइम दे दूंगा, वो तब लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेजरली हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट कभी कभी होती है। वैसे मैंने आपको केस बना दिया था, याद करो जब फ्लोरीन आया था तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसके केस में हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेटा, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि हमें क्या पता पड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास यहाँ पर ये डिस्प्लेस हो रहा है ना, ओ इसके साथ आ गया H2 के साथ मिलकर, नॉन मेटल तो ऑक्सीजन है, यानी तो मेटल। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हट जाएगा, यहाँ पे O की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती जाएगी। कैल्शियम इसके साथ कंपाउंड हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम इसके साथ कंपाउंड हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि ये सारी चीजें हमारे पास क्या हो रही हैं, आपके पास गैस इवॉल्व कर रही हैं। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। अंतर क्या है, ये जो सोडियम की रिएक्शन है बेटा, अगर आपने ध्यान से देखी मैंने यहाँ पे हीट का सिंबल नहीं लगाया। एनसीईआरटी भी कहती है कि सोडियम और कैल्शियम वाली रिएक्शन है, ऊपर वाली पोटेशियम वाली रिएक्शन है, इनके केस में क्या होता है, ये नॉर्मल ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाते हैं, ये नॉर्मल ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इसमें आपको आराम से हाइड्रोजन निकलती हुई दिख जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं थोड़ा सा पानी गर्म करना पड़ता है, हालांकि वेपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, 10th क्लास में ये चीज दिखाई कि ये जो है एस्केप कर जाता है, बबल्स बनाते हैं सरफेस पर। ठीक है, जो अगर पढ़ के आए तो थोड़ा बहुत तो पता रहता, लेकिन ठीक है मान के चल लो अभी तो गर्म करने पर ये रिएक्शन होंगे। Mg और Fe का तो बिल्कुल स्टीम से परफेक्ट है, Fe का तो परफेक्ट है। Mg ल्यूक वार्म वाटर में काम कर जाता है, Fe तो स्टीम से ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो Mg जब हमने रिएक्ट कराया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, Fe भी हमारे पास स्टीम फॉर्म में करेगा। अभी एनसीईआरटी ने एवरेज के हिसाब से स्टीम ले रखा है, तो आपको भी स्टीम लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टीम मतलब मैंने हीट करे तो स्टीम फॉर्म यूज करता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्टीम बना के आप यहाँ पे जी फॉर्म भी लिख सकते हैं, जी। ठीक है, मैंने वो एल लिखा नहीं है, तो यहाँ पर Fe आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, हीट करने पर हमारे पास ये रिएक्शन दे रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और आयरन डाइऑक्साइड बन रहा है, आपको पता है। अब इस रिएक्शन पे आते हैं, ये रिएक्शन ऐसी हैं जो हमारे पास पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। पानी के साथ रिएक्ट ना करने की वजह से हमारे पास इनको हाइड्रोजन अगर निकालना है तो लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, और लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते समय हम लोग देखते हैं कि ये एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं। किससे रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड से। जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है बट वाटर के साथ नहीं हो रही, याद रखिएगा। इनकी जो रिएक्शन हो रही है हमारे पास किसके साथ हो रही है, सिंपली एसिड के साथ, वाटर के साथ नहीं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन इसमें भी हमने देखा, तो यहाँ पर हमारे पास ये सेम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो सारी चीज आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि कैडमियम और टिन कैन रिएक्ट विद एसिड, कैडमियम और ये चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन स्टीम के साथ ही वो रिएक्ट नहीं करती। ये तो स्टीम के साथ फिर भी रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इनको एसिड के साथ ही रिएक्ट करके बनाया। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया पहले कि मैंने एनसीईआरटी में ऐसे करा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ करता ही नहीं, सिर्फ जो एनसीईआरटी में वो आप कन्वे कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहे थे प्लस ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छा, इनकी अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछता हूँ तो बेटा ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें प्रोड्यूस हुई इन तीनों में से, तो आपका आंसर आएगा वो एलिमेंट सर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही अच्छा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आपको कल टेबल याद कराई थी, Mg बहुत ऊपर आया था। ठीक है, तो Mg सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय जिंक, फॉलोड बाय आयरन। तो सबसे अच्छे हाइड्रोजन गैस किसमें निकली है, इसमें, फॉलोड बाय आयरन एंड फॉलोड बाय जिंक। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बाद हमारे पास ये ऐसे केस है इसमें, यानी कि हमारे पास पानी के साथ या भाप के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, और इसलिए हमें इसके स्पेसिफिक किससे करना पड़ती है, एसिड के साथ। ठीक है, इसके बाद की जो रिएक्शंस है वो हैलोजेंस की हैं, जहां पे हम लोग स्पेशल केस लेंगे और देखेंगे कि किसको डिस्प्लेस करता है। ऑक्सीजन को भी यहाँ पे ये है ना, रेयरली ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, इसको करके दिखाएंगे। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो क्या था कि हम लोगों ने मेटल के साथ रिएक्शन कराई और मेटल के साथ हम लोगों ने HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल गया था, है ना। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो इतने नालायक हैं कि हॉट वाटर छोड़ो, कोल्ड वाटर छोड़ो, स्टीम छोड़ो, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते।
इवन वो HCl के साथ भी हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। तो वो जो बहुत नीचे वाले आए थे ना, Ag, Au, प्लेटिनम, ये सारे इनर्ट रहते हैं और जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्टली दे रखा है वेरी लेस एक्टिव मेटल विच में अगर इन नेटिव स्टेट एज Ag, Au डू नॉट रिएक्ट इवन विद HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं बेटा। आगे जो आपके पास है आज है एक्टिविटी सीरीज फॉर हेलोजेंस। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज फॉर हेलोजेंस का मतलब है कि जिस तरीके से हम लोगों ने मेटल्स के लिए लिखी थी, यहाँ पे पूरी मेटल्स के लिए एक्टिविटी सीरीज लिखी थी, ऐसे ही हमारे पास हेलोजन के लिए भी रहती है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? फ्लोरीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन तो भैया इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये किसी को भी अपने पास से हटा देगा। मतलब अगर वो जहाँ जाना चाह रहा है वहाँ पर वो जाएगा ही जाएगा, चाहे वहाँ पे कोई बैठा हो उसको उड़ा देगा। यानी कि फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिमिलरली क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन, और ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, लेकिन आयोडीन बेचारा किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता सब, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज ही है ये भी उसकी। ये भी हेलोजेंस के लिए क्या है? उसकी एक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर देखो ये वाटर है, वही प्लस माइनस लिख रखे हैं मैंने एक दो जगह, वही ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए। एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या फर्क? सेम है। मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग फ्लोरीन की रिएक्शन करने से बचते भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और आसानी से रोका नहीं जा सकता रिएक्शन को। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर देखो वाटर के साथ फ्लोरीन में कराया। अब मैंने आपको कल एक चीज़ बोली थी कि कुछ केस में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है, ज़्यादातर केस में हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा था, कुछ नहीं अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन हमारे केस में मेजरली डिस्प्लेस हो रहा था, पर कुछ केस में ऑक्सीजन भी डिस्प्लेस होगा। तो वो ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहा है वो ये है, देखो यहाँ पर H2O था, जब फ्लोरीन बाबा के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो ऑक्सीजन किसी के साथ ही बैठा हो, फ्लोरीन आके इसको पेल देगा और HF बना लेगा, ऑक्सीजन निकल गया। पहले क्या निकल रहा था हमारे पास मेटल के साथ? हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कैसी वाली बात आ गई? ऑक्सीजन वाली बात। फ्लोरीन के बाद तो हाइड्रोजन नहीं बेटा, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आता है, FON, कहाँ फ्लोरीन कहाँ हाइड्रोजन बाबा, भैया बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, देयरफॉर रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन भाई साहब बहुत रिएक्टिव है, इसलिए फ्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से नहीं कराते, क्योंकि रिएक्शन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ रिएक्शन करा लेते हैं लेकिन उसमें फ्लोरीन यूज नहीं करते, जैसे क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या Br को उड़ा देगा? देखो क्लोरीन Br को उड़ा देगा। हाँ ये तो बताया, देखो यहाँ पे क्लोरीन ने KBr के साथ कराया तो KCl बना दिया, Br हट गया, Br2 आ गया। कहानी वही है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन ही है, नॉन मेटल वाली है ना ये। नॉन मेटल के हमारे पास हेलोजन का केस चल रहा है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट है सेकंड पार्ट। ये दूसरा हमारे पास Cl2 के I को उड़ा देगा, हाँ क्योंकि Cl2 आ गए। फ्लोरीन का आयोडीन के साथ नहीं कराते ना, फ्लोरीन को रोकना मुश्किल हो जाता है मुन्ना, आयोडीन में भी। अरे किसी में भी मानता ही नहीं कमीना। बैलेंस तुम कर लेना, अब हर बार वही थोड़ी करूँगा मैं। यहाँ देखो क्लोरीन जिसमें हो गया, जिसमें नहीं हुआ वो नहीं हुआ, देखते रहो बस। अभी तो 10th क्लास की बातें हैं, इतना तो आता होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 11th के बच्चे को छुड़ा रहा हूँ, है ना। तो क्लोरीन ने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है, जब क्लोरीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे Br2 निकला, यहाँ पर क्लोरीन ने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास Cl+I2 निकला। एक्चुअल में ये जो टेस्ट है बेटा, ये टेस्ट क्या था? हेलोजन टेस्ट के लिए। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग लेयर टेस्ट में यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक हेलोजन का हमारे पास एक पर्टिकुलर कलर होता है। फ्लोरीन का तो हमें काम है नहीं, ब्रोमीन से हमारे पास क्या रहता है? ऑरेंजिश कलर आता है। ब्रोमीन का कलर कैसा आता है? ऑरेंज कलर आता है। अभी आप देखोगे कि ब्रोमीन इन CCl4 रिएक्शन कराएंगे भी हम लोग, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बेयर्स टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, तब भी हम लोग यूज़ करेंगे। बट अभी जो इस टॉपिक में तुम्हें समझना है वो क्या है कि ब्रोमीन जब हमारे पास इस रिएक्शन में निकला, इसने ऑरेंज कलर दिया। आयोडीन, वही Cl आयोडीन को हटा देगा, उधर बैठ जाएगा, I2 निकल जाएगा। यहाँ पे कैसा कलर देगा? वॉयलेट कलर देता है। आयोडीन कैसा कलर देता है? वॉयलेट कलर। और क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग कलर दे रहे हैं, इसलिए इनके कलर के बेस पे हम इनको टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट का नाम क्या है हमारे पास? लेयर्स टेस्ट। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्लोरीन का क्यों नहीं लिया? क्लोरीन भी तो ले सकते थे आप फ्लोरीन के साथ यूज़ करके। एक बात, फ्लोरीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करानी है। दूसरी बात, अगर क्लोरीन को मैं लेता भी ना तो क्लोरीन इसके केस में हमारे पास कलरलेस आता है, जिसको डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं होता। कैसे कहोगे कलरलेस है? तो क्लोरीन कलरलेस गैस बन के निकल जाती है और हमें पता नहीं चलता, लेकिन इनका अलग अलग कलर दिख जाता है, इसलिए हम लोग बता देते हैं। ठीक है, हाउएवर ब्रोमीन से क्या आयोडीन को निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो आप समझ ही गए होगे क्या चीज़, सारी रिएक्शन आपको समझ में आ गई। आयोडीन बेचारा किसी को भी नहीं कर सकता। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये सब हमारे पास क्या है? हैलाइड है। ये सब क्या है मेरे पास? हैलाइड। यहाँ पर अब मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो 0 से -1 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया है, रिडक्शन हो रहा है। 0 से -1 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया है, रिडक्शन हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इस Cl से अगर मुझे Cl2 में जाना तो ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा।
ये वाले जो आयन होते हैं ना जिनके ऊपर नेगेटिव, इन्हें बोलते हैं हेलाइड आयन। क्या बोलते हैं? हेलाइड। और ये प्रॉपर जो एलिमेंट है बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन तो पूरा ग्रुप हो गया, जो उसका आयन हो गया वो हेलाइड आयन हो गया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रिकवरी ऑफ हेलोजन फ्रॉम देयर हेलाइड रिक्वायर्स ऑक्सीडेशन। ये तो बात बोली मैंने भाई, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इससे ज़रा आयन तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा मेरे को, कहानी की बात। तो X नेगेटिव मतलब X मतलब कोई भी हो सकता है। यहाँ पे X में आपको क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन हम लोग फ्लोरीन नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखना। X में आपके पास कोई सा रहेगा, 2Br नेगेटिव गिव्स Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया ना। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है रिएक्शन में, आपको मैंने कल भी लिख के दिखाया था, Na गिव्स Na++ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब फ्लोरीन को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते इस मेथड से, केमिकल मेथड से। अगर आपको फ्लोरीन के हैलाइड को कन्वर्ट करना है फ्लोरीन में, तो बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकली या फिर इलेक्ट्रिकल ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, और वो आप इलेक्ट्रोलाइसिस में क्लास 12 में सीखेंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर के लास्ट में भी सीखेंगे थोड़ा सा। वेल नेक्स्ट है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तुम कैसे याद रखो, बोलने में थोड़ा सा कठिन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल देता है, कई बार निकल जाता है। तो इट्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको एक ही चीज याद रखनी है, छोटी सी, एक ही स्पीशी का रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही स्पीशी का अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों दिख रहा है तो वो हमारे पास कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की एक खास बात और है, जिस तरह से जैसे यहाँ से देखो H2O2 मैंने आपको बताया था जनरली ऑक्सीजन -2 में रहता है, लेकिन पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन क्या रहता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए पर ऑक्साइड है, तो पर ऑक्साइड में हमारे पास ये क्या आ गया, वाटर और ऑक्सीजन टूट गया। अब जरा यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, -1। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन कितनी स्टेट दिखा रहा है, 3। तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी एक रिएक्शन के अंदर। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, एक -1 की, एक -2 की, एक 0। मोरओवर आपको एक चीज और बता देते हैं, जब भी रिएक्टेंट की तरफ से इस तरीके से हो रहा होगा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही, टूट के हमारे पास ऐसे बन रहा होगा, तो ऐसे रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ वाला ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो हमेशा इन दोनों के बीच का आएगा। चेक करो, इधर क्या है -1, इधर देखो -2 और 0 के बीच में आता है ना। दूसरा चेक कर लो, मेरी बात पे यकीन नहीं है, फास्फोरस देखो इधर कितना है, 0। इधर देखो -3, इधर देखो +1। ये देखना +1 और -3 के बीच में 0 आता है कि नहीं आता। तो यानी कि ये वाला जो नंबर आएगा हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन में, वो हमारे पास क्या आएगा, अब ये रिएक्शन यार इतना लंबा ना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ गए। यहाँ पर देखना बेटा हमारे पास सल्फर 0, सल्फर -2, सल्फर +2, तो क्या -2 और +2 के बीच में 0 आ रहा है। समझिए आगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का यहाँ पर देखिए बेटा स्पेशल केस, फ्लोरीन OH के साथ रिएक्ट कराता हूँ। अब देखो हुआ क्या कि मैंने क्लोरीन के साथ OH नेगेटिव बनाया तो ClO बना, समझो ना कहानी को। तो यहाँ पे भी फ्लोरीन तो सेम मेंबर्स है, OH के साथ रिएक्ट कराने पर FO बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोरओवर हमें क्या मिला, फ्लोरीन का F नेगेटिव मिल गया और OF2 मिल गया और वाटर मिल गया। ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में होता यह है कि यहाँ पे क्लोरीन देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में Cl2 आप लोगों के पास +1 और -1 दोनों में आ रहा है और इसके पीछे 0 आ रहा है, परफेक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। लेकिन फ्लोरीन की अगर मैं बात करूंगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बेटा ये अपने ऊपर प्लस चार्ज कभी रख ही नहीं सकता है, और अगर मुझे इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखना है तो फ्लोरीन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये +1 में आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये -1 में आएगा। लेकिन फ्लोरीन अपने ऊपर प्लस कभी दिखाता ही नहीं है, और यही कारण है कि फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डू नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर फ्लोरीन। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इतना छोटा सा टॉपिक आपकी एनसीईआरटी से खत्म हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वो मेरे पास आता है किसका, एक मिनट, प्रॉब्लम नंबर 8.5 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 8.5 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड वाई।
अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन है वो कह रहा है कि कोई भी इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाता है। इनमें से कौन सी स्पीशीज है ऐसी और क्यों नहीं दिखाती। देखो बाकी जो भी स्पीशीज हो सबकी आप दिखा देना, लेकिन जो नहीं दिखाती मैं उसकी बता देता हूँ जो आपको फाइनल आंसर लिखना है। ClO4 नेगेटिव। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से समझिएगा, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट X करने के हिसाब से +7 आ रही है। क्लोरीन की X -8 इज इक्वल्स टू -1, समझ गए हो ये तो X इज इक्वल्स टू 7 आ गई। बेटा क्लोरीन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 ही दिखा सकता है। अगर इसने अब एक भी इलेक्ट्रॉन दिया तो वो 8 में पहुंच जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब देखो इससे नीचे वाले जितने भी है ना, अगर क्लोरीन अगर 3 में होता तो मान के चलो एक ले भी सकता है, मतलब क्लोरीन अगर मान के चलिए यहाँ +3 में होता तो एक दे भी सकता है, ले भी सकता है, क्योंकि 7 तक तो पहुंच सकता है और 0 पे ही जा सकता है, लेकिन 7 से ऊपर नहीं जा सकता, तो ये लूज नहीं कर सकता अब। इसीलिए ये कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन करने के लिए हमारे पास उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करने पड़ेंगे। तो रिडक्शन तो बेशक कर सकता है पर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। इसीलिए ClO4 यहाँ पर जो दिए गए एग्जांपल में से रिडॉक्स या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। ब्लीचिंग एक्शन कहाँ लिखा है? ओह मैंने बताया नहीं, ओके थैंक यू सो मच। Cl2OH के साथ रिएक्ट करके ये आपको क्या बना रहा है? हाइपोक्लोराइड आयन बना रहा है, और यही हाइपोक्लोराइड आयन आपके ब्लीचिंग पाउडर में जाके यूज होता है, जो कि आपके कपड़ों में जो मैल वगैरह होता है उससे जाके अटैक करता है और वो जाके वहां से खींच लाता है। उसी एक्शन को हम लोग ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे हम लोग इसकी थोड़ा सा S ब्लॉक एलिमेंट में, वहां पे भी हम लोग आराम से देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर आप लोगों के पास 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, और इतना नोट करो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके बेटा, सो जो नया टॉपिक है वो हमारे पास क्या है? बैलेंसिंग द ये जो रिफ्लेक्शन लिखा है ये समझ ही गए होगे कि यहाँ पे जब दिख रहा है तो मैं रिफ्लेक्शन पढ़ रहा है, तो मैं इस जगह पर ध्यान रखूँगी, लिखना नहीं है मेरे को, तो मैं इससे नीचे लिखूँगा। वैसे मेरी हाइट छोटी है, वहाँ तक पहुँचती नहीं है, बट कई बार होता है कि फ्लो में पहुँच जाती है, तो उस फ्लो को रोकते हुए हम लोग शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इसको करने के तरीके ना कई सारे रहते हैं, और स्कूलों में भी कई सारे तरीके होते हैं, बट जैसे शुरुआत होती है वो क्या होती है कि आपको पहले पूरे रूल पढ़ाएंगे, फिर रूल पढ़ा के एक चीज़ बताएंगे, वो हम लोग नहीं करेंगे, वो आपको ही पता है। लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करके दिखाऊंगा, और सारे रूल अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। बेकार में रूल में टाइम वेस्ट करें, ये करें वो करें, इससे अच्छा हमसे कहता है राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द एनसीईआरटी प्रॉब्लम लेके चलेंगे। 4 प्रॉब्लम इतनी मस्त मस्त हैं, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला जो मेथड है उसे डाल दीजिएगा आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और इस ऑक्सीडेशन नंबर में आपसे कहता है राइट द नेट आयनिक रिएक्शन फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस Na2SO3 इन एसिड सॉल्यूशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले किसके लिए बता रहा हूं आपको? एसिड सॉल्यूशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, Na2SO3 टू गिव क्रोमियम थर्ड। अब आपको समझ में आ गया हो क्रोमियम थर्ड का मतलब क्या कहना चाह रहा है? क्रोमियम अपने 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड सल्फेट आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये हमें आप लोगों को बताया गया है इसमें। अब देखो बेटा, सबसे पहले जो है मैं जो लिखता हूँ इनकी रिएक्शन को याद रखिएगा, इनको हटा देता हूँ। आपको पता होगा 2 नेगेटिव टेट्राथायोनाइड आयन का पैराडॉक्स कराया, तब भी मैंने कहा था, आप कहते हैं Na नहीं दिख रहा सर, मैंने कहा था Na दिखेगा, Na को हटाओ और 2 नेगेटिव लगाओ। याद आया? तो यही कहानी है बिल्कुल सेम, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 2 नेगेटिव का मतलब आप समझ गए होंगे। हालांकि ऐसी एक रिएक्शन है, मैं तुम लोगों को जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तब एक क्लास में और करा दूंगा, जहां पे आयन कैसे डालेंगे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपका बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, शुरू करें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। बेटा सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर में रहता है कि आप यहां पर आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी स्पीशीज हमारे पास कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है, यानी कि सबका क्या निकालना है आपको? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आइए इससे शुरू करते हैं। Cr2O7 2x, क्योंकि क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम के 2 हैं, तो 2 × x माइनस 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहता है, -14 इज इक्वल्स टू -2। तो कुल मिला के हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 12/2 यानी कि 6।
क्रोमियम हमारे पास +6 में है, ऑक्सीजन नो डाउट -2 में ही रहता है। दूसरा मुझे देखना है इस सल्फर भैया का। सल्फर भैया मेरे पास यहाँ पर X में आएंगे, माइनस ऑक्सीजन पे चार्ज -2 रहता है, -2 कौन सा वाला बेटा? ये ऊपर 2x - 14 = 2 माइनस। बेटा 2 माइनस ये 2 है, मतलब ये गलती से ये जो चार्ज यहाँ पे होता है वही तो लिखूंगा मैं तो इधर। फिर ये माइनस इधर प्लस में आएगा तो 16 नहीं हो जाएगा? कौन सा बेटा? 14 इधर आएगा तो 16 नहीं हो जाएगा प्लस में? नहीं ये माइनस का 2 है ना, अच्छा फिर 2 माइनस उधर लिख दिया था, माइनस जो इस पे नेट चार्ज होता है वो हम इक्वल टू में रखते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में थोड़ा सा ध्यान में छुट्टी मार के आते हो तो फिर दिक्कत होती है ना बेटा। तो x इसका लेंगे, इधर भी देखिए दोबारा सीख लेते हैं एक बार। माइनस चार्ज कितना होता है इस पे? -2 पर प्लस लिखते हैं, वैसे तो आपको पता ही, पर मैं माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -6 = कितना आ जाएगा? -2। तो x हमारे पास कितना आ गया? +4 आएगा। यानी कि सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आ गया है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया है? +4 आ गया है। और दूसरा इस सल्फर पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस सल्फर पे कितना है? x -8 = -2, x +6। इस सल्फर भैया पे हमारे पास चार्ज कितना आया है? +6। पहला स्टेप क्या है? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। सबको क्लियर है पहला स्टेप? अब इसको मैं मिटा सकता हूं, इसको तो मिटा सकता हूं ना, ये तो मैं आ ही गया। ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिटाऊंगा नहीं तो हो जाएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला स्टेप। वो कितना आसान तरीके होते जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करा? यू हैव फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है? बैलेंस करने हैं एटम बट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बोला मैंने? बैलेंस करिए एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनको नहीं छेड़ना। इसके अलावा जो भी चीजें तुम्हें दिख रही हैं तुम जो मर्जी करना चाहो कर दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। आइए बैलेंस करते हैं। इधर Cr2 है, इधर क्रोमियम 1 है, तो मैं क्रोमियम को बैलेंस कर रहा हूं बस। अब सल्फर के पास जाऊंगा, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, हो गया। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन, मैंने कहा नो जॉनी, ये काम नहीं करना। तो बेटा ये वाले जो काम है ये हम बाद में करेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे, रुक जाओ। आपने बाकी सारे आइटम्स बैलेंस कर लिए हैं, सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां से इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब आपके पास तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपको देखना है कि आपने किस तरीके से चेंज हुआ है। मतलब ये कि Cr2 पे देखो ऐसे, ये एरो लगा दो, तो क्रोमियम 6 से कितने पे गया है? 3 पॉजिटिव। क्रोमियम 6 से 3 पॉजिटिव पे गया है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और 6 से 3 गेन किए हैं। ये है ना 3 गेन, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। प्लस का बंदा तो लूज करना होता ना। 6 से 3 हो गए ना बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें तभी तो 3 गया। 6 प्लस चार्ज पे था, तो 6 प्लस का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 आएगा, दूसरा लेगा तो 4 आएगा, तीसरा लेगा 3 आएगा, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। 6 से 3 में आ रहा है। हाँ जी, 6 से 3 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हो रहा है ना। तो वो 3 दे रहा है ना बस। इलेक्ट्रॉन हाँ गेन कर रहा है, गेन मतलब ही तो रिडक्शन होता है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। और सल्फर का देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 4 से 2 लॉस कर रहा है, तो यानी कि सल्फर का मेरे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे कितने का हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आपके पास जो अगला स्टेप है बेटा, उस अगले स्टेप में आपके पास आएगा कि आप इलेक्ट्रॉन डिफरेंस देखिए। क्या देखिए? इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। यहां पर क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन पे है? 1 + 6 पे, दूसरा कितने पे होगा? 12। 2 क्रोमियम है ना, 12 हो गए। इधर क्रोमियम कितने हैं? 3 पे। कितने क्रोमियम है? 6। तो कुल मिला के इधर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना हो गया? इधर 12, इधर 6, इधर 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। इधर देखो ये क्या है? सल्फर भैया, और ये क्या है? सल्फर भैया। ये 4 से 6 पे गए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ये तो 2 ही है। ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 2 का ही है ना बेटा, बैलेंस तो हमने किया नहीं, यहाँ तो बैलेंस करके 6 का है, ये 2 का आ गया इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 2 का।
समझ में आ गया? यानी कि थर्ड स्टेप क्या है? चेक द इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस को चेक कर दी। समझ में आ गया भाई? 12 क्यों आया? क्रोमियम पे 2 थे और 6, तो 2 × 6 12, और क्रोमियम पे इधर करना है। बाकी मेरे को ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छेड़ना नहीं है आपने। अगला स्टेप देखिए, आप डिफरेंस चेक करने के बाद बैलेंस कीजिए इलेक्ट्रॉन। कैसे बैलेंस करेंगे? इधर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इधर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। एक काम करो, 2 और 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 और 3, एक ही बात है ना, रेशियो कम कर सकता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो नंबर आया है वो इधर और ये नंबर इधर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। समझो ना कहानी को? मैं अगर इधर 3 की कर दूंगा तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इधर 1 की करूंगा तो 1 की मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। तो यानी कि इस रिएक्शन को मैं क्या करने वाला हूं? फॉर दिस नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग कौन सी हाफ? ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ पे भाई जिसमें कम होगा उस मल्टीप्लाई, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की से मल्टीप्लाई करो, 3 की से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन। तब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रॉन डिफरेंस निकालने के बाद। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन को। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये भी आपके पास आ जाएगा 3। क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। अब इसको हटा दो। समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब? अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप है मेरे पास फॉर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एड वाटर मॉलिक्यूल टू द डेफिशिएंट साइड। क्या बोला मैंने? कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा, अब आपको चेक करना है किस तरफ आपके ऑक्सीजन कम है। क्या चेक करना है? किस तरफ आपके ऑक्सीजन कम है। इधर ऑक्सीजन गिनो 7 + 3 3 जा 9, इधर है 16 ऑक्सीजन। इधर चेक करते हैं 3 4 जा 12, इधर है 12 ऑक्सीजन। कमी किस तरफ पड़ रही है? इस तरफ। जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है आपको क्या ऐड करने हैं? कितने ऐड करने हैं? जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। तो कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं बेटा? 4 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। तो यहां पर आप 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। ओ हो, आप लोगों ने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ आप लोगों के पास हाइड्रोजन भी आता है। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं उसके अपोजिट साइड में उतने H+ आयंस ऐड कर दीजिए। और आप क्या बेटा? हाइड्रोजन को बैलेंस कहाँ करना? ये रहा 4 2 8 आ गया ना, तो रिएक्शन में आ गया ना बेटा। ये 4H2 क्यों नहीं लिख दिया? 4H2O लिखा है ना 4H2 क्यों नहीं लिख दिया? बेटा? फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होंगे। इधर इधर किधर? इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इधर 16 ऑक्सीजन थे। मैंने क्या लिखा है? फॉर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड वाटर मॉलिक्यूल 8H को 4H2 क्यों नहीं? 8H को 4H2 4H2। बेटा एसिडिक मीडियम में देखो उतनी रिएक्शन लिखनी है जितनी तेरे पास यहाँ से H+ आयन रिलीज हो। तो यहाँ से आपके पास 8 H+ आयन रिलीज हो रहे हैं ना वाटर में। 4H2 लिखेंगे, इसमें से लिखेंगे। आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ पे मैं 4H2 लिखूं, बात तो सेम है? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये पानी डिसोसिएट हुआ होगा, ये 8H+ और OH- में गया होगा, तो वो फॉर्म लिखूंगा मैं जिसमें डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, इसलिए 4H2। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मना नहीं है, बट जो रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि मेरे को बताना किस मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में। तो आप कैसे बताओगे एसिडिक मीडियम में? जब आप H+ आयन को दिखाओगे। ठीक है, अब आपकी रिएक्शन वैसे तो बैलेंस हो ही गई है, वरना चेक कर लीजिए। देखो आपके पास फायर रिएक्शन क्या आ जाएगी? 8H+ + Cr2O7 2 नेगेटिव + 3 टाइम्स SO3 2 नेगेटिव gives 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव + 3 टाइम्स SO4 2 नेगेटिव + 4 टाइम्स H2। सबसे पहले क्रोमियम को चेक कीजिए। अच्छा बुक में है, चेक कर लिए तो बहुत बढ़िया। बाकी लास्ट में आपको चेक भी करना है, वो तो बुक में हमने चेक कर ही लिया है, बट लास्ट में आपको चेक भी करना है। सब एक्वस क्यों है? एक्वस पानी में जा रहा है सब कुछ, सारी कहानी इन वाटर है, सारी कहानी इन वाटर है। हाँ वो तुम लिख लेना खुद, मेरा काम तो बेसिक था, मैंने आपको बता दिया। दोबारा से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 5 स्टेप करी मैंने। सबसे पहले
सबका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया। दूसरे स्टेप में मैंने फाइंड किया कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडेशन जा रही है, कौन सी स्पीशीज रिडक्शन जा रही है। तीसरे स्टेप में मैंने इलेक्ट्रॉन डिफरेंस चेक किया पहले बैलेंस किया। सॉरी मैं ही भूल रहा हूँ हाँ जी, पहले मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉन डिफरेंस निकाला। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस निकालने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए उस तरफ जहां पर डेफिशिएंट था ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब ऐड किया तो मेरे पास कुछ हाइड्रोजन भी आए, तो जितने उसमें H2 थे उतने H+ आयन मैंने दूसरी तरफ कर दिए और बाकी मैंने सारी रिएक्शन लिख दी। इस तरीके से मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई और आप लोगों के सामने ये मैंने जादू करके दिखा दिया। अभी एक जादू और करते हैं। लोग कहते हैं कि ये गलत है, एसिडिक मीडियम में अलग होता है, बेसिक मीडियम में अलग होता है, लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपको इतना समझ में आ गया ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, और तुम्हें अपनी मौज में रहना है। इसलिए बेसिक मीडियम में सारी चीजें ये होंगी बेटा, कसम से सारी चीजें ये होंगी, कुछ भी बदलेगा नहीं। बस OH आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। इसको हटा देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में खड़े रखते हैं और बस मीडियम क्या करूंगा मैं, बेसिक मीडियम रखूंगा। और आपकी प्यारी पुस्तक NCERT का ये समझ में आ गया है। जिसको छापना है आराम से छाप लेना। अब जब मैं मिटा दूंगा तो छाप लेना बेटा, ठीक है? क्या अब छाप लो, जब मिटा दे तब छापो। और क्या, दिमाग में छाप लिया ना एक बार, बस वो काफी, ठीक है? अब बाकी वीडियो देख लेना। चलिए प्रमोशन। चलिए बेसिक मीडियम की अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक मीडियम में आपकी NCERT रिएक्शन देती है कि भैया जी पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट है MnO4 नेगेटिव, रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड आयन। बेटा ब्रोमाइड आयन मतलब हैलाइड हो गया, अभी समझाया था। Br नेगेटिव मतलब ब्रोमाइड आयन। आगे कहता है टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी कि MnO2 प्लस क्या देता है, ब्रोमेट आयन BrO3 नेगेटिव। बेटा एक बार ना सारे साइन बता देना सही लगाए कि नहीं, MnO4 Br, ठीक है? अब कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। आइए काम शुरू करते हैं। X ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 into 4 -8 इज इक्वल्स टू -1, X इज इक्वल्स टू 7। पहला स्टेप इसका निकाल लिया। इस ब्रोमीन भैया ने कितना सिंपल काम कर दिया हमारा कि ऑलरेडी -1 में है, तो ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन -1 आ गई है। इस Mn भैया को देखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा था X - 4 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू 4, Mn भैया +4 में आ गए। ब्रोमीन भैया ने काम थोड़ा मुश्किल करा है, पर हमारे लिए अब ये मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सामने ये +5 में आ चुका है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? +5 लिखो। कहाँ पर, ऊपर किधर? अरे PR के ऊपर कह रहा +5। ओ अच्छा, ऐसी बात कह रहे हैं, समझ तो गए ना मुन्ना? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या था बताइए? बैलेंस। किसको बैलेंस करना है? OH और H और OH को बैलेंस करना है। छोड़ के उन्हें छोड़ो। क्या Mn बैलेंस है? नहीं। क्या नहीं? है, हाँ है। दोनों तरफ एक एक है, क्या चाहिए तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा? नहीं है। हैं? और Br बैलेंस है। वाह, ये तो बढ़िया हो गया। इसके बाद हमें क्या करना था, इनका चार्ज देखना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पर पहले देखो कि चेंज कितने का हो रहा है। 7 से +4 में गया है, तो इसके पास 3, हाँ रिडक्शन तो हुआ ही है, 3 इलेक्ट्रॉन का हुआ है। यहाँ पर देखते हैं -1 से +5 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ऐसे बच्चे गलत करेंगे, 6 का इलेक्ट्रॉन है। -1 के पास बेटा बीच में गिनती सिखाऊंगा, तो अलग से कोने में आइयो मेरे पास, है ना? एक 0 भी आता है, ठीक है? हाँ, तो ये जो कहानी है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। अब मैंने क्या बोला था इसके बाद, अगर कोई छोटे नंबर में कट रहा है तो काट दो। तो ये 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस वाली रिएक्शन में क्या करेंगे, इंटू 2, और इस वाली रिएक्शन में क्या करेंगे, इंटू 1। समझ में आ रहा है? 2 2
क्या टुक टुक कर रहा है तू? ये हो गया टुक टुक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आगे क्या करना था हम लोगों को? वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करना है। क्या हम लोगों ने वो देख लिया था? Deficient अब तो Deficient OH ऐड करेंगे ना। है ना। अब O 4 इधर हैं, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? 7 है। कितने? 7। 7 है। क्यों? 2 2 जा 4 और 3 7। शाबाश शाबाश। इधर कितने हैं? 7 H2 ऑन, 7 H2 7 है और ऑक्सीजन के। तो यानी कि इस तरफ मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। इधर H2 करना पड़ेगा। अब उधर H को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2H यहाँ पर 2H प्लस आयंस ऐड करने पड़ेंगे। बेसिक में। और अभी रुको, ये कहानी आपकी बिल्कुल सही होती अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में लिखते, तो आप इसको ऐसे लिखकर और ऐसे लिखकर आपको पूरे नंबर मिल जाते। लेकिन OH आया। मैंने क्या बोला था? आप गलत नहीं हो। देखो मैंने अब तक वही सिखाया जो आपको सिखाया। बस बेस के का यूज करते हैं हम लोग। OH माइनस, तो जितने 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 H प्लस लिखे तुमने उतने OH माइनस भी लिख दो। कितने H प्लस लिखे इधर? तो इधर भी 2 OH माइनस लिख दो। जितने इधर OH माइनस लिखे उतने इधर भी लिख दो। और इधर देखना, H प्लस और OH माइनस मिला के क्या हो गए? 2 H2O के मॉलिक्यूल हो गए। तो इधर लिख दो भैया 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2 टाइम्स MnO2 प्लस BrO3 प्लस H2O प्लस 2 OH माइनस। एक H2O से एक H2O कट जाएगा। BrO3 नेगेटिव है। हाँ बेटा ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? सिंगल एक H2O बचेगा, उधर का H2O गायब हो जाएगा। ठीक है। 2OH आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो गई है। ये H2 हट जाएगा यहाँ से रिएक्शन से, क्योंकि एक इधर है 2 इधर है, तो एक कट जाता है। जो थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था, जो यहाँ पे काटना है काटना है। तो इस तरीके से आप अपने ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। अभी किसी बच्चे ने मुझे बताया सर आपने ना प्रॉब्लम नंबर ये नहीं कराई 8.6 और 8.7। मैं बता देता हूँ, दोबारा देख लो। 8.6 में ये बोल रहा है सजेस्ट अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा क्या स्कीम है? कोई स्कीम नहीं चल रही हमारे यहाँ पे। सिंपल हिसाब है। पहले रिएक्शन में N2 प्लस O2 अनदर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरे रिएक्शन में PbNO3 टूट रहा है, एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा टूट रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरे रिएक्शन में यही बताना था, यही पता नहीं तुम क्यों परेशान हो रहे थे। तीसरी रिएक्शन देखो NaHH2O में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, यानी कि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अगली देखो यहाँ पर नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपके पास थी। हाँ, अगली जो प्रॉब्लम थी वो किसी बच्चे ने पूछी थी, वो अच्छी थी 8.7 वाली, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लास 12 का भी लग रहा है। हालांकि जब हम लोग पी ब्लॉक करेंगे वो भी करेंगे, हालांकि पी ब्लॉक इस साल सिलेबस से उड़ा हुआ है, पर हमारा सिलेबस कुछ नहीं उड़ा हुआ। ठीक है ना। वेल व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोसीड डिफरेंटली। इसने बोला है Pb3O4 प्लस 8HCl, ये तो दे रहा है आपका PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, लेकिन जब यही Pb3O4 दूसरे एसिड, देखो HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी एक एसिड है, अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कह रहा है जब ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो हमें Cl2 और H2 क्यों नहीं मिला, यानी कि Pb3O4 अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसके साथ और HCl के साथ अलग रिएक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज हमसे पूछना चाह रहा है कि दोनों रिएक्शन अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। बेटा पहले रिएक्शन में सुनिए, Pb3O4 की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास Pb3O4 हमारे पास इसके 2 मोल और इसका 1 मोल, जैसे मैंने आपको बताया था ना Fe3O4 भी ऐसा ही बना हुआ है, FeO और Fe2O3 का, ऐसे ही इसके 2 मोल और इसके 1 मोल मिलाएंगे तो Pb2O4 प्लस PbO, तो Pb3O4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास NCERT कहती है, देखो Pb3O4 इज एक्चुअली स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ PbO एंड 1 मोल ऑफ PbO2। ओ सॉरी, उल्टा है, 2 मोल ऑफ PbO एंड 1 मोल ऑफ PbO2। समझ जाओ ना यार, PbO2 और PbO2, Pb3O4 हो गया ना, 2 Pb। भैया Pb3 कहाँ गया आपका? यही तो लिखा है बेटा, इसको जोड़ेगा तो Pb3O4 ही तो आएगा। जबरदस्ती आ जाएगा।
क्यों? 2 इसके और 1 इसका कितना हो गया 3, और 2 ऑक्सीजन के और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 4। क्यों नहीं लिख रखा है? Pb2 आएगा ही नहीं ना, Pb और इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए ना बेटा, Pb के 2 ऊपर लिख दिया। हाँ, ये 2 मोल इसके ले रहा हूँ, 1 मोल इसका ले रहा हूँ, इसको अगर कॉम्बिनेशन करूँगा तो ये रिएक्शन ऐसे बनी होगी। नीचे लिखने में क्या ठीक है, नीचे लिखने में एनसीईआरटी ने बोला है, इस तरीके से समझा रहा हूँ मैं भैया आपको, जैसे उसने समझाया वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर जो Pb है, यहाँ पर जो Pb है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी +2 के पास है। देखो ये वाला जो PbO है, ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर देखो x - 2 = 0, तो x = +2, और ये वाला Pb यहाँ पर +4 में है, राइट। अब Pb की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, यानी कि ज्यादा किस में रहना चाहता है +2 में। इसके पास यहाँ पे +4 है, तो ये क्या चाहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मेरे इलेक्ट्रॉन ले जाओ, यानी कि खुद रिड्यूस होना चाहता है। जो इलेक्ट्रॉन दे वो रिड्यूस, जिसका इलेक्ट्रॉन चला जाए वो रिडक्शन हो जाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, देन इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बिहेव तो ऑक्सीडाइजिंग, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब ये +4 के स्टेट में होता है तो ये +2 के स्टेट में आना चाहता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और इसी वजह से HCl के क्लोरीन को निकालकर Cl2 में बदल देता है। लेकिन जब यही रिएक्शन Pb3O4 HNO3 के साथ करता है, वहां पर भी ये काम करना तो चाहता है कि मैं Pb+4 से Pb+2 में चला जाऊं, लेकिन वहां पर इसके ताऊजी HNO3 बैठे जो उससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे तो कोई थे ही नहीं ना, यहां तो यही बाप था सबका, यहां पे ताऊजी बैठे हुए थे, डैडी के भी डैडी बैठे हुए थे, दादाजी हो गए मतलब है। पर कहने का मतलब समझ गए, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी इससे ताकत वाला मौजूद है, जिसकी वजह से, हाँ बिग डैडी, तो जिसकी वजह से काम आगे नहीं कर पाएगा, और इसकी रिएक्शन दूसरे तरीके से होती है, और क्योंकि उसने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया तो Cl2 में बदल गया। छोटी मोटी बात है, आप लोगों के साथ है, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इतना नोट करो बेसिक मीडियम का, जो सीखा है बस उसके बेस पे हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखते हैं, फिर आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा बेटा, सब कुछ खत्म करने के बाद एक छोटा सा टॉपिक आज के लिए कर लेते हैं, जिसका नाम है हाफ रिएक्शन मेथड, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी दे सकते हैं आपकी किताब में। तो बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या दिया है मुन्ने ने, हमें दिया है Fe2+ Cr2O7 2 negatives give Fe3+ Cr3। मैंने क्या बोला था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मुझे सिखाया है उसी में तुम्हें मस्त है रहना। अब देखो बेटा यहाँ पर बढ़िया था ना, थैंक यू। अब सुनो जरा, यहाँ पर आप लोगों को क्या नाम क्या है इसका, हाफ रिएक्शन मेथड, यानी कि मुझे हाफ करना होगा, आधा करना होगा, और उस हाफ का नाम है, रास खोल दूं, ओ रे, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। अब और इनके अलग ही पिया चल रहे हैं, अबे क्लास में चल रहा है। देखो ओ मतलब ऑक्सीडेशन हाफ, और RH मतलब, बेटा यहाँ देख ले, दिखा दे रहा हूँ, बाकी देखो गलत बातें कर रहा है, इसे लेजी बेटा कौन है, मैं वो खुद कह रहा है, मैं क्या करूँ, आपको कह रहा है, मैं नहीं करता, मैं गलत आदमी नहीं। अच्छा इधर तो आओ, Fe2+। अब देखो मुझे देखना है यहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज में कैसा कैसा चेंज आ रहा है। Fe2+ से Fe3+ जा रहा है, वेरी गुड। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। इसका हमें महसूस करना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिएक्शन है। यहाँ पर देखो Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ पे देखो जरा इसका ऑक्सीडेशन अभी तो निकाला हमने, 2x - 14 = 2 माइनस, तो 2x = 12, x = 6, तो ये आ गया 6 से 3 में जा रहा है, अभी करा था, यानी कि इसका क्या हो रहा है हमारे पास, रिडक्शन। इसको हटा दो तो समझ में आ गया है। छू ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिखो, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ में, Fe2+ आप लोगों का Fe3+ में जा रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन भी तो दे रहा है ना, तभी तो जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। क्लियर। रिडक्शन हाफ में देखिए
Cr2O7 2 नेगेटिव जा रहा है Cr3 पॉजिटिव। इतना काम तो आप सब कर लेंगे, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब दूसरी कहानी है वही, बैलेंस ऑल द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर कितने आयरन, इसमें पता एक नहीं बेसिक है या फिर एसिडिक है। वो देगा, जैसे किसने बोल रखा है इसमें एसिडिक है, वो देगा आपको, उसकी टेंशन आप ना करें। और जहां नहीं देगा वो क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे दोनों Fe एक एक हैं, तो हम लोग इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो जरा कितने हो गए Cr के 2, और यहाँ पर कितने का चाहिए मेरे को, अब 2Cr3 पॉजिटिव चाहिए होगा। ये बात तो क्लियर है। अब तीसरे स्टेप में बेटा आप लोगों को क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। क्या इधर कोई ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्या इधर बैलेंस करने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि इधर 7 ऑक्सीजन, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे क्या ऐड करने पड़ेंगे, 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते 14H मेरे पास इधर 14H प्लस भी ऐड करना पड़ेगा। अब रुक जाओ, बस अगर इस स्टेप को समझ गए तो पूरा खेल खत्म हो गया। यहां पर 14H प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और स्पीशीज पे इस तरफ नेगेटिव चार्ज, कुल मिला के 12 पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ पड़े हुए हैं। इधर देखो 3 पॉजिटिव और 2, 6 पॉजिटिव चार्ज इधर पड़े हुए हैं। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है, 6 प्लस और 6 प्लस लगाऊं तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे इस तरफ क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। कितने? इसके बराबर करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यानी कि तीसरा स्टेप इसमें क्या बनता है, चार्ज बैलेंस। तो आपने इधर बैलेंस कर दिया। अब चौथा स्टेप है इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस किस तरफ कैसे होगा, देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, 7 हो जाएगा। अब बिल्कुल बेटे अलग अलग स्पीशीज है, ये मैंने बोला था ये ऑक्सीजन रिडक्शन हाफ है बेटे, 7 नहीं है। तो इधर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको भी 6 बनाना पड़ेगा मुझे रिडक्शन हाफ में भी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 6, इसे मल्टीप्लाई बाय 1, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 6, और ये भी क्या हो जाएगा 6, क्लियर? ओके, 6 मार दिया है। अब बाकी कहानी क्या है, जो रिएक्शन जिस तरफ है उसे लिख दो। नेट ओवरऑल रिएक्शन जो लेफ्ट की तरफ है लेफ्ट में रखे हैं रोके, जो राइट की तरफ है राइट में रखे हैं। लेफ्ट की तरफ में क्या है, 6 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव प्लस, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है इस तरफ, प्लस 14 टाइम्स ऑफ H प्लस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। इसने आपको क्या क्या दे दिया, Fe3 पॉजिटिव कितने दिए, 6 दिए। इधर कितने दिए इसने, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। आप एक बार चेक करके बता दीजिए, या मैं ही कर लेता हूं, आप छोड़िए। 6 Fe2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस गिव्स 6 Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो ये रिएक्शन हमारे पास एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई है। सेम कहानी आज की लास्ट मेरी जुबानी रहने वाली है, जो कि प्रॉब्लम नंबर 8 पापा बुला रहे, मैं तो नहीं बुला रहा बेटे तेरे को। अच्छा 8.10 लास्ट प्रॉब्लम है, 2 मिनट लगेंगी। MnO4 वाली ध्यान दी, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, ये आपको दे रहा है MnO2 प्लस I2, ठीक है। ये रिएक्शन आपको करनी है, और ये आपको पोटेशियम पेरेंट बेसिक मीडियम दे रखी है, आपको किताब में साफ साफ दे रखा है बेसिक मीडियम। सारी कहानी बिल्कुल सेम है। पहले क्या करना है, आप लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो कितना आएगा, x - 8 = -1, x + 7 आ गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ +7, यहाँ पे -1 में, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x - 4 x + 4 में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन हाफ, I नेगेटिव से 0 में गया है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ। क्लियर है? अब इसका मतलब
यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ऑक्सीडेशन हाफ, कोई सा भी आप लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। इधर ऑक्सीडेशन हाफ लिख लो, इधर रिडक्शन हाफ लिख लो, बात सेम है। ऑक्सीडेशन हाफ में देखिए क्या हो रहा है, I नेगेटिव, आप लोगों के पास I2 प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है केस। दूसरे केस में जो आपका रिडक्शन हाफ है, इसके केस में आपका MnO4 नेगेटिव आप लोगों को MnO2 दे रहा है। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, बैलेंस करिए एलिमेंट को अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप लोग क्या करेंगे, इधर कितने आयोडीन है, 2, इधर 1, तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जब आपने एक 2I नेगेटिव लिए तो बेटा इलेक्ट्रॉन भी आपके पास अब 2 जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये गलती मत करना। ये तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन गया ना, ये तो यहाँ पे गया है -0, पर जब आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 आयोडीन से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब आगे देखिए रिडक्शन हाफ में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, Mn बैलेंस है 2 लग जाए और ऑक्सीजन को बैलेंस करना नहीं है, मना किया है, तो Mn बैलेंस है तो छोड़ दीजिए। अब दूसरी कहानी हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन इधर तो है नहीं, तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए। इधर कितने ऑक्सीजन, 4, इधर 2, तो इधर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2H2O, जितने H2O हैं उधर 4H प्लस, लेकिन 4H प्लस लगाते ही यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए चार्ज, 3 आया ना। अब 3 को बैलेंस करने इधर तो कोई चार्ज बचा नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि MnO2 कितना आया था, 4 था ना, ये +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन कंपाउंड के ऊपर थोड़ी कोई चार्ज जैसे पिछली बार था। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज है -1 और +4, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने पड़ेंगे मुझे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि इस तरफ, तो मैं इधर डंडा खींच देता हूँ, इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, और उधर की तरफ मेरे को कुछ नहीं करना। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम की आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, समझ गए ना। यानी कि इस रिएक्शन में कितना हो जाएगा, ये 6I नेगेटिव गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव गिव्स 2 टाइम्स MnO2 प्लस 4H2O। क्लियर है? अब बात तो सारी सेम है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, ऑक्सीजन रिडक्शन आपके तोड़ा दूंगा मैं, लिखना नहीं है मेरे को। अगले स्टेप, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में था, तो जो मेरे पास H प्लस थे उतने ही क्या ऐड करने पड़ेंगे दोनों तरफ, OH माइनस आयन, तो मैं इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा दोनों तरफ, समझ गए ये तो इसको हटा दीजिए, तो ऐड 8OH माइनस और इधर भी 8OH माइनस, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन गया, 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए, 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स, एरो के इस तरफ वाले एक तरफ, एरो के इस तरफ वाले एक तरफ। एरो के इस तरफ क्या क्या है, 6I नेगेटिव प्लस 8H2O प्लस H पॉजिटिव खत्म हो गया है, 2 टाइम्स MnO4 गिव्स 2 टाइम्स MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। अब देखो कौन सा वाला बेटा, हाँ प्लस 3I2। एक चीज और देखिए यहाँ पर 8H2O इस तरफ और H2 इस तरफ, तो यानी कि हमारे पास फाइनल रिएक्शन में क्या बचेंगे 4। तो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी, 6I नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 2 टाइम्स MnO4 गिव्स 2 टाइम्स, हाँ जो भी वैल्यू हो तो आप लिखते रहना, 2 टाइम्स MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस 3I2। तो ये क्या है, रिएक्शन सही है, 6I नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O गिव्स 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8OH माइनस, ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास आई है। तो इस तरीके से आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करते हैं और एसिडिक मीडियम में करते हैं, और इस तरीके से हमने 8.10 तक की सारी प्रॉब्लम एसिडिक बेसिक तक की सारी कर ली हैं। छोटा सा टॉपिक बचा है, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे,
और उसके साथ एनसीईआरटी कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।